चलिए बच्चों शुरू करते हैं अब हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आज डेट 25 दिसंबर 20। ठीक है जी। बच्चों देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, इसमें क्या क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास पहली चीज होती है बच्चों जी, इसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे चैप्टर बहुत आसान है और इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर में से आपके दो चैप्टर हैं बेसिकली, विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट। आप मान लीजिए सभी स्कूलों में 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आना ही आना है। ठीक है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें दो चीज़ें बनानी है बच्चों जी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब हमारे पास यहाँ पे ना इसके दो चैप्टर हैं। एक ही हमारी न्यू बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 18 है और एक 19 है। पहला चैप्टर है जी हमारे पास विदाउट एडजस्टमेंट्स, और नेक्स्ट चैप्टर हमने इसका पढ़ना है विद एडजस्टमेंट्स। पहले हमें ये सीखना है फिर हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। अब इस चैप्टर को ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल अकाउंट्स भी बोला जाता है, याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें बोलता है जी ये मिस्टर ए एक सोल प्रोप्राइटरशिप में एट द एंड ऑफ ईयर इनके आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कीजिए, तो फाइनल अकाउंट्स मतलब एज द नेम सजेस्ट हम साल के एंड में इनके फाइनल अकाउंट्स यानी कि क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है बच्चों जी। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से क्या होता है ये हम बातें समझेंगे। इस चैप्टर में थ्योरी भी है, तो पहले हमने इसके फॉर्मेट बना लेते हैं। मैं आपको कुछ फॉर्मेट की चीज़ें सिखा देता हूँ, फिर हम इसमें आगे बात करेंगे। ठीक है। चलिए बच्चों मेरे साथ साथ एक फॉर्मेट बना लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल खत्म हो रहा होगा, हम ले लेते हैं जी लेट से 31 मार्च 2019। 20 नहीं ले रहे, बहुत खराब साल है ये। ठीक है। अब हम एक अपना फॉर्मेट बनाते हैं बच्चों। देखिए हमने इसको बोला जी ये हमारा फाइनल अकाउंट्स है। फाइनल अकाउंट्स है तो इसमें ना डेट का कॉलम नहीं होगा, इस लेजर में हमारे डेट का कॉलम नहीं होगा। ये छोटी सी बात समझनी है, डेट का कॉलम क्यों नहीं होगा। दीज अकाउंट्स आर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। ये जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं कब प्रिपेयर की जाती हैं, एट द एंड ऑफ ईयर। तो साल के एंड में बना रहे हैं, दैट्स वाई इसमें डेट का कॉलम नहीं है, डेट ऊपर आएगी। बेटा डेट लिखनी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जरूरी है, डेट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमारी 11th क्लास खत्म होने वाली है, हम इन सारी चीज़ों में परफेक्ट हो गए होंगे। डेबिट क्रेडिट लिखना है। ये कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, मैं आपको सिर्फ पहले फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ फिर सारी चीज़ें इसकी समझाऊंगा। सबसे पहले बेटा हम डेबिट में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बच्चे हम सभी को पता ही है। टू परचेजेस, परचेजेस में से बच्चों परचेज रिटर्न हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। परचेजेस रिटर्न पता है ना हम सभी को। परचेज रिटर्न का एक और नाम क्या होता है बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड। फिर हम यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मैं अभी बताऊंगा बच्चों जी, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है ये मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। हमारा आता है जी इधर डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बच्चे सेल्स। सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेल्स रिटर्न इफ एनी। अगर होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक। फिर हमारा बच्चे जी क्रेडिट साइड में आ जाएगा ग्रॉस लॉस।
और डेबिट में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये मैंने आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, अब देखिए जी, अभी अगर मैं शॉर्ट में आपको थोड़ी सी बात समझा रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट की, ध्यान से देखेंगे। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, साल के एंड में बनाया, तो डेट ऊपर आ गई बच्चे हमारी। संजीत अभी शुरू किया है, ध्यान से समझ लेना, समझ में आ जाएगा संजीत। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, साल के एंड में बनता है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर डेट आएगी। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस। अगर परचेज रिटर्न होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आते हैं। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। क्रेडिट साइड में लिखेंगे सेल्स, इसमें से सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। देखो बच्चे, याद रखने का बहुत आसान तरीका, डेबिट में परचेजेस, क्रेडिट में सेल्स, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक। अब हम इसका टोटल करेंगे बच्चे। हमें पता है लेजर का टोटल दोनों साइड्स का इक्वल होता है, बट इसका इक्वल नहीं आएगा। डिफरेंस अगर डेबिट में बचेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में आएगा तो ग्रॉस लॉस। दोनों में से कोई एक चीज आएगी बच्चों, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कब हुआ, एक्सेस, जब हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, व्हेन क्रेडिट साइड एक्सीड्स ओवर डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, सेल्स ज्यादा हो गई, क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा बच गया और खर्चे कम हो गए, ओपनिंग स्टॉक कम था, डिफरेंस डेबिट में बचा, तो बच्चे ये क्या आ जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। बट अगर इसका अपोजिट होगा, डेबिट साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम होगी, तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, सीखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों मेरा ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो हमने पढ़ा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये वाली अकाउंट की हमने बात कर ली। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ये ट्रेडिंग और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बच्चों, इनको हम कंबाइंड भी बना सकते हैं, दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला अकाउंट समझते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है जी, अपना फॉर्मेट बनाते हैं जरा अभी हम। देखो जी, ये हमारी बच्चे जी हो गई डेबिट साइड, ये हमारी हो गई क्रेडिट साइड। यहाँ पे ये वही पर्टिकुलर्स अमाउंट, मैं इसकी पिक्स आपको भेज दूंगा बच्चे, फिर भी मेरे साथ साथ बना ले, क्योंकि भी हम कुछ बहुत ऐसा समझ नहीं रहे। जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आप ध्यान से देखेंगे। देखिए बच्चों, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किससे शुरुआत होगा, यहाँ हमारा एक ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट इसके डेबिट में था, तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे इसके डेबिट में था, इसके कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट में। अब ये अगर ग्रॉस लॉस आया, मैंने बताया था एक ही चीज आएगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट आया तो इसके क्रेडिट में आ गया, ग्रॉस लॉस इसकी क्रेडिट में था तो इसके डेबिट में आ जाएगा। मतलब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर होता है उससे शुरू होता है। अब डेबिट में बच्चों जैसे कि हमें पता है एक्सपेंसेस आते हैं, तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ये मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो समझने की बात, एक्सपेंसेस आते डेबिट में ही है, ये हमने 11th की शुरुआत में ही पढ़ लिया था। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है जी, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी जी इनकम। अगर मेरे पास कोई इनकम होंगी तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएंगी, इनकम। अब हम इसका टोटल करेंगे। अगेन अगर मेरी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, तो ये बच्चों जी मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है यानी कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ग्रॉस लॉस हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा नेट लॉस। ये भी हम प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा, बट पहले इतनी बात आप समझते जाएं। ठीक है बच्चों जी, इतनी बात समझ में आ गई। हमने दो अकाउंट सीखे अभी,
ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया। तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मेरे पास निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस से क्या आएगा मेरे पास, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एग्जाम में आपसे 1 मार्क में ये भी चीजें पूछ सकता है जी। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या होता है बनाने का, टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का पर्पस क्या होता है, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई बेटा सभी को। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। दो हमने सीख लिया। तीसरी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो होती है जी बैलेंस शीट। हमने बेटा 11th क्लास के शुरुआत में भी एक बार बैलेंस शीट सीखी थी अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में, बट अब हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, इसलिए इसमें फॉर द ईयर एंडिंग ना लिख के हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एज एट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। ठीक है, याद करेंगे। अब बैलेंस शीट की हमारे पास दो साइड्स होती हैं, हमने पढ़ा था। कोई बच्चा बताएगा कौन सी दो साइड होती हैं बैलेंस शीट की। वेरी गुड जी, दो साइड बिल्कुल ठीक, लायबिलिटी एंड एसेट्स। देखिए जी बच्चों, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। ठीक है, बैलेंस शीट में टू और बाय का यूज नहीं होता। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होता। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होता। क्लियर है जी, ये बैलेंस शीट हो गई हमारी। अब ये लायबिलिटी साइड है बच्चों जी, सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल। हम सभी को पता है कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। इसमें बच्चों जी नेट प्रॉफिट, अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट आएगा तो प्लस करेंगे, नेट लॉस आएगा तो माइनस करेंगे। क्योंकि हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट हुआ तो भी ओनर का, लॉस हुआ तो भी ओनर का। कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस कर दिया, नेट लॉस माइनस कर दिया, दोनों में से कोई एक चीज आएगी बच्चों, दोनों नहीं आएंगी। फिर अगर मुझे क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है जी, तो ड्राइंग्स करने से हमने पढ़ा था कैपिटल रिड्यूस होती है, माइनस हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल गिवन है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि बिजनेस में ओनर ने और पैसा डाला। इन सबको प्लस माइनस करेंगे, जो भी नेट अमाउंट आएगा इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर और जो भी लायबिलिटीज होंगी इधर आ जाएंगी। बेटा लायबिलिटीज के एग्जांपल बताओ कौन कौन से होते हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। बताओ बच्चों जी, लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, और बिल्कुल ठीक, इनकम रिसीव इन एडवांस। पढ़ा हुआ है ना सब हमने। ये सारी लायबिलिटीज हमारी आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही लायबिलिटीज, और भी जो भी लायबिलिटीज हमें गिवन होंगी वो सारी की सारी लायबिलिटीज यहाँ पे आ जाएंगी। फिर आ जाते हैं जी एसेट साइड, यहाँ हम सारी एसेट्स लिखते जाएंगे। एसेट्स बताएगा कोई बच्चा कौन कौन सी एसेट्स होती हैं, कोई एसेट्स के नाम बताओ। वेरी गुड जी, यही सारी एसेट्स हैं। डेटर्स, ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस। बताओ मुझे, बताते जाओ जो जो नहीं लिख रहा मैं। डेटर्स, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। हाँ जी बिल्कुल ठीक, बिल्स रिसीवेबल। और बताओ, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है बेटा जो साल के एंड में बच गया। ठीक है, और बताओ। क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। एक्रूड क्या होता है याद करो, ड्यू बट नॉट येट रिसीव। ठीक है बच्चों, ये हम बैलेंस शीट बनाएंगे और हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। बैलेंस शीट ऑलवेज इक्वल आती है, हमने पढ़ा हुआ है ना, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, 11th की शुरुआत से ही।
इधर देखो लायबिलिटीज और हमने कैपिटल लिख दी, इधर हमारी एसेट्स आ गई। बैलेंस शीट का टोटल जब हमें पूरा क्वेश्चन करेंगे तो दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आएगा। टोटल इक्वल नहीं आएगा तो हमने कोई मिस्टेक की है। ठीक है बच्चों। हाँ जी। ऑर्डर से लिखना ऐसा जरूरी नहीं होता, अगर आपकी टीचर ने बोला है स्पेशली तो ऑर्डर से लिख देना, वो मैं भी सिखाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं भी सिखाऊंगा। वो दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और एक होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अभी पहले तो हम नॉर्मल बैलेंस शीट ही बनाएंगे नॉर्मल तरीके से ही, फिर हम इसको ऑर्डर में करना सीखेंगे। ठीक है, 1 मिनट देंगे बच्चों, 1 मिनट। हाँ जी बच्चों, देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसको जरा एक बार समराइज करें जो हमने पढ़ा है, फिर मैं एक्सपेंसेस में डिटेल में आऊंगा। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है बताएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर की जाती है? टू कैलकुलेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन समझते हैं हम, कितने पावरफुल हैं, कितने स्ट्रांग हैं, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उसको चेक करने के लिए क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट। बच्चों दोबारा बता रहा हूँ, बैलेंस शीट हमारी एक क्या होती है? स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होती। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट का यूज नहीं होता। बैलेंस शीट में टू और बाय का यूज नहीं होता। बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज इक्वल आता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम बच्चों एक्सपेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत बहुत आपने ध्यान से समझना है। ये बात खाली अभी 11th में ही नहीं, आगे भी जब तक आप कॉमर्स स्टूडेंट रहेंगे बहुत काम की बात है, और इस चैप्टर में तो चाहिए ही चाहिए। बच्चों एक्सपेंसेस हमारे दो तरीके के होते हैं, ध्यान से समझेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं which are related to factory, manufacturing and purchases. Direct expenses are related to factory, manufacturing and purchases. ठीक है जी, इसके एग्जांपल्स में लिखेंगे जी, वेजेस, देन कॉमा डाल के लिखते रहेंगे बच्चों, वेजेस एंड सैलरीज, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, पहले सिर्फ कैरेज लिख लो आप, कैरेज, फ्रेट, ये सारे समझाऊंगा मैं भी आपको मीनिंग, कार्टेज। फिर मैं एक वर्ड लिख देता हूँ CFC इनवर्ड, फिर CFC ऑन परचेजेस। ये CFC क्या होता है बताऊंगा, ये वो साइंस वाला CFC नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहीं बोलो, ये वो नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों। फैक्ट्री पावर, ऑक्ट्रॉय, डॉग चार्जेस, ये सारे हमारे, ये सारे हम, हाँ जी, हाँ जी, फ्यूल एंड पावर भी इसी में आता है। ठीक है,
अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आते हैं। अभी समझाऊंगा मैं इनको लिख लेते हैं पहले। बेटा म्यूट कर लो, किस बच्चे ने अनम्यूट करा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन office and administration and selling and distribution office and administration selling and distribution। ठीक है, इसका देखो यहाँ पे मतलब था फैक्ट्री से, यहाँ पे मतलब हो गया हमारा सेल्स से। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी, यहाँ पे सेल की बात हो रही है, यहाँ पे फैक्ट्री की बात हो रही थी, यहाँ पे ऑफिस की बात हो रही है। और इन दोनों वर्ड्स को अगर मैं सिंपल करके बोल दूं तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स। अभी एग्जांपल लिखते हैं बच्चों इसके पहले। सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, discount allowed, depreciation, advertisement, CFC on sales, CFC outward, CFC outward, audit fees, legal charges, bad debt मैंने लिखा है, नहीं लिखा, bad debt, traveling expense, electricity charges, एंड इंटरेस्ट पेड। ये मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर इंटरेस्ट पेड, टेलीफोन चार्जेस, रिपेयर्स, एटसेट्रा। बेटा ये और बहुत बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, हमने थोड़े से कुछ एग्जांपल्स लिख लिए, पहले अब इसको समझ लेते हैं। देखिए जी, ध्यान से समझेंगे बेटा, मैं समझा रहा हूँ अभी, ये समझ में आना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों जी, यहाँ ध्यान से समझेंगे, मैं आपको दोबारा से एक्सपेंसेस अभी जरा बता रहा हूँ। हमने बोला जी दो तरह के एक्सपेंसेस हैं बच्चों। एक्सपेंसेस, दो तरीके के एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। ये नोट नहीं करना, लिखवा चुका हूँ, समझेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो इतने सारे आपको वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो ये बच्चे रिलेटेड होते हैं हमारे फैक्ट्री से, ये रिलेटेड होते हैं ऑफिस से, ये कॉन्सेप्ट समझना है। ये रिलेटेड होते हैं परचेजेस के टाइम, सामान खरीदते टाइम। ये रिलेटेड होते हैं सामान बेचते टाइम। दैट मीन्स अगर सामान बनाते टाइम, खरीदते टाइम कोई खर्चा हो रहा है तो वो कहलाता है डायरेक्ट। सामान बेचते टाइम कोई खर्चा होता है तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट। फैक्ट्री का खर्चा होता है तो डायरेक्ट, ऑफिस का खर्चा होता है तो इनडायरेक्ट। ठीक है जी। जैसे बच्चों हमने एक वर्ड यूज किया अभी रजिस्टर में, आपने लिखा, देखो अपने रजिस्टर में लिखा होगा वेजेस। वेजेस का नॉर्मल मतलब होता है बच्चों जी जो मजदूरों को दिया जाता है डेली बेसिस पे, दिहाड़ी। ठीक है, अब जो दिहाड़ी बेसिस पे, डेली बेसिस पे हम जो पैसा देते हैं वो मजदूरों को देते हैं, और मजदूर कहाँ होते हैं? फैक्ट्री में। तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। बट अगर क्वेश्चन में वर्ड गिवन है जी सैलरी, तो सैलरी तो आप मंथली बेसिस पे देते हो ना, अपने परमानेंट एम्प्लॉयज को देते हो। तो सैलरी मेरा कहाँ पे आ जाएगा जी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो।
प्रॉफिट एंड लॉस में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चों आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझने की सबसे जरूरी बात, एक्सपेंसेस होते तो डेबिट ही हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट होंगे तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे कि हमने वेजेस और सैलरी समझा। फिर बच्चों अगला वर्ड हमने लिखा था वेजेस एंड सैलरी। अब वेजेस एंड सैलरी का मतलब है बच्चों, मुझे नहीं पता इसमें वेजेस कितनी है या सैलरी कितनी है। ये कंबाइंड वर्ड दे दिया, इकट्ठा मुझे अमाउंट दे दिया दोनों का, लेट से 10,000। तो मुझे नहीं पता ना इसमें वेजेस कितनी है सैलरी कितनी है। तो वेजेस एंड सैलरी तो हम डायरेक्ट एक ही साथ है, क्योंकि वेजेस वर्ड पहले है, तो इट इज अज्यूम कि ये वेजेस इसमें ज्यादा है या वेजेस कंपोनेंट ही है, तो इसको हम ट्रेडिंग में लिख देंगे। इसका जस्ट अपोजिट, अगर क्वेश्चन में वर्ड गिवन है सैलरी एंड वेजेस, तो ये कहाँ चला जाएगा मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है बच्चों, बात समझ में आने लग गई। इसके बाद जो अगली मैंने आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझानी है वो समझेंगे। एक वर्ड हमने लिखा कैरेज, कार्टेज और एक फ्रेट। बच्चों मोर और लेस इन तीनों का मतलब लगभग लगभग सेम है, कि सामान लाने ले जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने करोल बाग से फर्नीचर खरीदा जी। अब मेरे घर तक या मेरे ऑफिस तक उसको लाने में कुछ ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, कुछ खर्चा लगेगा, कुछ रिक्शा वाला पैसा लेगा, दैट इज नोन एज कार्टेज। ठीक है। अब ये कार्टेज जो मैंने पे किया रिक्शा वाले को, टेम्पो वाले को, जो पैसा मैंने दिया, ये सामान खरीदते टाइम दिया बच्चों, सामान बेचते टाइम दिया, बताएं। सामान खरीदते टाइम दिया ना, मैंने करोल बाग से फर्नीचर खरीदा, मेरे ऑफिस तक जो रिक्शा वाला टेम्पो वाला उस फर्नीचर को लाने के पैसे ले रहा है, वो कार्टेज है, क्योंकि वो मैंने सामान खरीदते टाइम दिया है। तो इस कार्टेज को मैं कार्टेज इनवर्ड भी बोल सकता हूँ, कार्टेज ऑन परचेजेस भी बोल सकता हूँ। ठीक है। तो हमने क्या समझना है, ये तीन वर्ड्स हैं बेटा, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, तीनों का मतलब मोर और लेस सेम ही है। तीन अलग अलग वर्ड्स हैं, ये इकट्ठा वर्ड नहीं है। तो हमने क्या बात समझनी है, अगर क्वेश्चन में वर्ड लिखा है, मैं उसको दोबारा लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर क्वेश्चन में लिखा है जी कैरेज या फिर फ्रेट या फिर कार्टेज, तो बच्चों जरा मुझे बताएंगे ये डायरेक्ट हुआ इनडायरेक्ट हुआ। ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, सामान खरीदते टाइम, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है। अब अगर इसके साथ लिख देता है जी कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन परचेजेस, तो ये बच्चों डायरेक्ट हुआ इनडायरेक्ट हुआ, जरा जल्दी बताएं। डायरेक्ट हुआ। फ्रेट ऑन परचेजेस, कार्टेज ऑन परचेजेस, ये भी तो डायरेक्ट हुआ। फिर अगर वो बोल देता है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब अंदर आते टाइम, सामान खरीदते टाइम, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, तो ये भी तो सेम हुआ। तो मतलब क्या हो गया बच्चों जी, ये एक तरह से हमने 9 वर्ड्स पढ़ लिए इनडायरेक्टली। क्वेश्चन में कैरेज बोले, कैरेज ऑन परचेज बोले, ये कैरेज इनवर्ड बोले, मतलब सेम है। फ्रेट ऑन कैरेज, सॉरी फ्रेट ऑन परचेजेस, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट, कार्टेज, कार्टेज ऑन परचेजेस, कार्टेज इनवर्ड, तीनों का मतलब सेम। बच्चों किसी का कोई डाउट है तो पूछो इस पॉइंट में। सभी को समझ में आ गई बेटा ये बात। ठीक है। फिर आते हैं आगे जी। अब अगर क्वेश्चन में लिख देता है कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल या फिर कैरेज आउटवर्ड, तो ये बच्चे डायरेक्ट हो गया इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। सामान बेचते टाइम, हाँ जी, ये बेटा म्यूट कर लो, किसके यहाँ से शोर आ रहा है। कैरेज ऑन, इसी तरीके से हमें एक वर्ड और क्या बोल सकता है, फ्रेट, फ्रेट ऑन सेल्स या फिर फ्रेट आउटवर्ड।
और हमें एक और वर्ड क्या बोल सकते हैं, एक सेकंड में, तो पेन फिनिश हो गया। हम्म, कार्टेज, कार्टेज ऑन सेल्स, या फिर कार्टेज आउटवर्ड, कोई भी नहीं, कार्टेज आउटवर्ड। ठीक है जी। तो ये बच्चों हमारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट। बात समझ में आई सभी को बच्चे? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझेंगे। कैरेज, फ्रेट, कार्टेज साइलेंट है, बस इतना ही बोल रहा है। डायरेक्ट ऑन परचेजेस तो भी डायरेक्ट, इनवर्ड तो भी डायरेक्ट, क्योंकि हमने मीनिंग समझा, ये सामान हम खरीदते टाइम दे रहे हैं। बट अगर स्पेशली बोल रहा है जी कैरेज ऑन सेल्स है, कैरेज आउटवर्ड है, तो ये सामान बेचते टाइम है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। अब अपने रजिस्टर में देखेंगे, ये चीज मैंने बार बार लिखवाने की जगह ना, देखो मैंने यहाँ आपको लिखवा दिया कैरेज, फ्रेट, कार्टेज। मैंने बार बार वर्ड्स लिखवाने की जगह आपको शॉर्ट में CFC इनवर्ड बोल दिया, CFC ऑन परचेजेस बोल दिया। अब ये CFC कोई वर्ड नहीं है, ये 3 वर्ड मैंने शॉर्ट में लिखवा दिए, मतलब कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड। कैरेज ऑन परचेजेस, फ्रेट ऑन परचेजेस, कार्टेज ऑन परचेजेस। बच्चों बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस और भी बहुत सारे आपको बना के दे सकता है। ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो सामान खरीदते टाइम हो रहे हैं। देखो जी, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज हमने समझ लिया, ये समझ लिया। फैक्ट्री पावर, नाम से ही समझ में आ गया जी, फैक्ट्री पावर। ऑक्ट्रॉय क्या होता है बच्चे, कोई बताएगा? पता है किसी को? ऑक्ट्रॉय होता है हमारा एक तरह से टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय। ठीक है जी। ये हमारा एक तरह से टैक्स होता है, टोल टैक्स टाइप, जो सामान खरीदते टाइम जब सामान अंदर आ रहा है तो लगता है। डॉक चार्जेस, शिपिंग चार्जेस हो गया। फ्यूल, फ्यूल फैक्ट्री में यूज होता है, हैवी पावर, फैक्ट्री पावर, फ्यूल। तो ये सारे हमारे बच्चे कौन से हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ऑफिस वाले, एडमिन वाले, सेल्स से रिलेटेड। मैंने फिर नीचे दोबारा लिख के दिखा दिया था आपको, ऑफिस एंड सेल्स। फिर सैलरी मैंने समझा दिया, सैलरी एंड वेजेस। अब बच्चे अब कॉन्सेप्ट समझो, इसके अलावा अब जो भी खर्चे बचेंगे ना, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। डायरेक्ट के अलावा जो भी एक्सपेंसेस बच जाएंगे, वो सारे कौन से हो गए, मेरे इनडायरेक्ट हो गए। जैसे कि देखो रेंट, इसने स्पेसिफिकली नहीं बोला, तो रेंट ये ऑफिस का ही होगा। अगर फैक्ट्री रेंट बोलेगा तो इधर आएगा। मैंने देखो यहाँ शायद फैक्ट्री रेंट लिखा है, ये लिखा। अगर फैक्ट्री वर्ड बोल रहा है तो डायरेक्ट है, नहीं तो सिंपल रेंट तो यही होता है। डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, CFC ऑन सेल। अगेन CFC कोई एक शब्द नहीं है, मैंने समझाया था। कैरेज, कार्टेज और फ्रेट ऑन सेल्स। कैरेज, कार्टेज, फ्रेट आउटवर्ड, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, बैड डेप्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंटरेस्ट पेड, टेलीफोन चार्जेस, रिपेयर एंड सो मैनी। इसके अलावा भी बेटा बहुत बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे मेरे इनडायरेक्ट होंगे, अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है तो। ठीक है बच्चों, देखो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई एक्सपेंस उसको नहीं समझ में आ रहा जी, ये एक्सपेंस क्या होता है? सिंपल से आप समझेंगे, चार्ज टोल टैक्स टाइप होता है ऑक्ट्रॉय। जैसे आप मान लो हरियाणा से दिल्ली में सामान ला रहे हैं, तो बॉर्डर पे जो आप टैक्स दे रहे हैं ना, टोल टैक्स टाइप, तो वो सामान खरीदते टाइम लग रहा है ना। तो सामान खरीदते टाइम लग रहा है, तो परचेजेस से रिलेटेड खर्चा है, तो हमारा डायरेक्ट हो गया। ठीक है। और बोलो बच्चे, और बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसमें आपके स्कूलों में, जिसके स्कूल में चैप्टर शुरू हो गया, इनडायरेक्ट भी दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये वाली बात समझाई है, ये नहीं कराई इस बारी? कराया है? ठीक है, चलो मैं वो भी फिर बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझेंगे अभी। ठीक है, ध्यान से समझेंगे बच्चे, आने वाली अगली बात भी। अब हमने पढ़ा जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही और डिटेल में बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं बच्चों जी? इसके लिए अगर मैं एक वर्ड यूज करूँ तो, विच आर रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से अकाउंट में लिखे जाते हैं बच्चों? ये कहाँ डेबिट किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। एक्सपेंसेस में बार बार सिखा रहा हूँ, आएंगे तो डेबिट साइड ही। ठीक है जी। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फर्दर दो तरीके के होते हैं। ये 12th क्लास में भी है, बार बार कह रहा हूँ, सेम ही चीजें हम 12th में चैप्टर पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस, वहां पे सब कुछ चाहिए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे भी बच्चे हमने पढ़ना है इनडायरेक्ट। अब दो तरह के हो गए मेरे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बच्चों विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस, which are directly related to business। ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस which are not directly related to business, which are not directly related to business। एक्सपेंसेस तो हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में तो आते हैं, चाहे, अब मेरी बात समझेंगे बच्चों, एक्सपेंसेस चाहे ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, आता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही है। ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग वाली बात आपको एक सेपरेट क्वेश्चन में सोचने को मिलेगी जब हम इसके कुछ फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो अभी देखिए, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, दोनों में फर्क क्या है? ये मेरे डायरेक्टली रिलेटेड हो गए जी बिजनेस से, डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस, और ये नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ बच्चे जी एडवर्टीजमेंट, मुझे एडवर्टीजमेंट बताना ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? बताओ बच्चे। ऑपरेटिंग। बिजनेस करोगे तो भाई आपको एडवर्टीजमेंट तो करनी है ना, और ये रूटीन का खर्चा है। बैड डेप्ट ऑपरेटिंग है। डेप डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, रूटीन में। जब आप सामान बेच रहे हो तो डेप्रिसिएशन, वो बैड डेप्ट हो गई, उधार बेच रहे हो तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही। सैलरीज, ठीक है, जो अभी हमने सीएफसी आउटवर्ड पढ़ा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ बच्चों, लॉस बाय फायर। ये बताओ ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग। लॉस बाय फायर। बच्चों मेरी बात समझे, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। क्या लॉस बाय फायर बिजनेस की वजह से होने वाला खर्चा है? नहीं। क्या लॉस बाय फायर हर साल होता है, रूटीन में खर्चा होता है? नहीं। ये तो भाई आग लग गई कभी गोडाउन में, चोरी, सामान जल गया, नुकसान हो गया, ये डायरेक्टली वो खर्चा नहीं है जो बिजनेस से होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप भी बिजनेस करोगे तो बिजली चाहिए ना, बिजली का बिल हर बार भरोगे, लेकिन क्या लॉस बाय फायर हर बार ही होता है आपको? क्या ये बिजनेस की वजह से हो रहा है? समझ में आ रही है मेरी बात? फिर लॉस बाय थेफ्ट, ये बताओ ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है बच्चे, नॉन ऑपरेटिंग। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। मैंने अपने बिजनेस का पुराना एसी बेचा, जो कि 10,000 की जिसकी बुक वैल्यू थी, 8,000 में बेचना पड़ा, तो 2,000 का लॉस हुआ। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्या ये लॉस बिजनेस की वजह से हुआ? बिजनेस का लॉस है? नहीं सर, ये रूटीन नेचर का खर्चा नहीं है। तो ये मेरा कौन सा एक्सपेंस हो गया? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई सभी को? बार बार ये बात समझा रहा हूँ, दोनों एक्सपेंसेस आते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हैं। ठीक है। बट हमें नॉलेज के लिए कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे करेंगे जहां ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग की बात होगी। तो ये मेरा ऑपरेटिंग खर्चे हो गए, ये मेरे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हो गए। ठीक है। अब जिन बच्चों को ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग स्कूल में कराया गया है तो उनकी टीचरों ने बड़े सारे फॉर्मूले रटवाए होंगे, तो हमें वो फॉर्मूले नहीं रटने। उसकी जगह मैं आपको एक टेबल समझा रहा हूँ, ये टेबल आप समझ लेंगे तो आपका काम बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। देखिए,
ये टेबल मैं बाद में एक बार दोबारा भी आपको बता दूंगा, जब हम ट्रेडिंग P&L और थोड़ा सा अच्छे से एक दो चार क्वेश्चंस कर लेंगे। बच्चों हमारे पास एक चीज होती है सबसे पहले सेल्स। सेल्स में से ना हम COGS माइनस करते हैं। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस टेबल को जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। सेल्स में से बच्चों COGS माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अभी जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के दो चार क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब COGS में बड़ी सारी चीजें आती हैं, अभी मैं बताऊंगा। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से बच्चों हम ना सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। इसे नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, या अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो इतना सा हिस्सा है ये ट्रेडिंग अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। जो ये वाला हिस्सा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब हमने अभी क्या पढ़ा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है। अब इस टेबल को दोबारा हम डिटेल में पढ़ते हैं। सेल्स, सेल्स में से COGS माइनस हो जाएगा, तो बच्चों जी क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं सीधे से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को खोल देता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो तरीके के हो गए, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो बच्चों हमने क्या देखना है, खर्चा तो माइनस ही होता है चाहे ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो। बट जिन बच्चों को स्कूलों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट ये वाली चीजें कराई हैं तो वो बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग इनकम प्लस करेंगे, तो जो मेरे पास आ जाएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। आपको कोई बहुत सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपके ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें बड़ी इजीली सॉल्व होंगी। देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम प्लस, ये बात मुझे पता है, एक्सपेंस तो माइनस होता ही है, इनकम प्लस ही होती है। और इनडायरेक्ट दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो मैंने पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या कर दो, माइनस, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनकम हमने नहीं पढ़ा है। तो बच्चों मेरे पास एक वर्ड आ जाता है EBITD। ये आपको टीचर ने नहीं कराया होगा, हमें 11th में यहीं तक पढ़ना है। आपको नॉलेज के लिए बस मैं आगे बता देता हूँ। इसका मतलब हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। सिर्फ नॉलेज के लिए आगे तक बता रहा हूँ, यहीं तक हमें पढ़ना है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। फिर बच्चों इसमें से आई हटता है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, तो मेरे पास बचता है EBT। EBT की फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर T यानी कि टैक्स हटा देते हैं, तो बच्चे जी अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने यही निकाला था ना, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करा तो नेट प्रॉफिट आ गया। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की इतनी सारी डिटेल हमने देख ली। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट भी माइनस होता है, टैक्स भी माइनस होता है। ये सारा का सारा हमारा एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। ये टेबल मैं आपको दोबारा एक बारी समझाऊंगा बाद में, जब हम अपने ट्रेडिंग P&L के क्वेश्चंस कर लेंगे तो फिर ये और बहुत बहुत आसान आपके लिए काम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम पढ़ चुके। इनकम मैं आपको बताऊंगा। हमें क्या देखना है, खर्चा चाहे ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, माइनस तो मुझे करना ही होता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। चलिए एक ना क्वेश्चन करके देखते हैं पहले ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का।
समझते हैं, फिर हम वापस आएंगे। बुक खोलेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स अपनी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकालेंगे। चैप्टर नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं। फिर इस चैप्टर में कुछ थ्योरी की चीजें भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी बात करेंगे। जी बोलो। ठीक है जी, कौन बोल रहा है? अच्छा ठीक है मैडम, ठीक है, कोई बात नहीं, भेज देंगे। ओके जी, ओके बच्चे। देखो जी, अब बेटा बुक खोलेंगे अपनी। अभी हम छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा। ये एज पर न्यू बुक पेज नंबर 18.62 है। क्वेश्चन नंबर 2 ओल्ड बुक में भी होगा, जिनके पास भी ओल्ड बुक है निकालें। देखो बच्चों क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चों मुझे बताओ जरा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है हमें? यस, तो इस क्वेश्चन में मुझे एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है, क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सभी बच्चे बेटा बनाना शुरू करेंगे अपने रजिस्टर्स में। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको समझेंगे। पहले सुन ले मेरी बात। ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अपने अपने रजिस्टर में फॉर्मेट खोलो जहां मैंने लिखवाया था अभी। ओपनिंग स्टॉक आता है कौन सी साइड? डेबिट साइड। फ्रेट एंड पैकिंग आता है, जल्दी जल्दी बोलो बच्चे, वन बाय वन सारे। यस, अभी हमने पढ़ा था ना, फ्रेट कैरेज कार्टेज फ्रेट पढ़ा था। डेबिट में आएगा। सेल्स क्रेडिट में आएगा। गुड्स परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर डेबिट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में आएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, क्या ये आएगा बच्चों? हाँ क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट बोल गया क्या मैं गलती से? क्रेडिट में आएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स आएगा बच्चों? नहीं। हमने क्या सीखा था, सेल्स वाले खर्चे कौन से अकाउंट में जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो इसको छोड़ देंगे आप, बाकी जल्दी से बनाए ट्रेडिंग अकाउंट, मैं भी बनाता हूँ आपके साथ में। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 18.62। ठीक है जी, कर रहे हैं बेटा, सभी का हुआ? डेबिट क्रेडिट लिखना ही हैबिट डालो, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक 25,000, 25,000। टू फ्रेट एंड पैकिंग 10,000। सेल्स में से बच्चे सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, गिवन ही नहीं है तो हम नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं फिर कितनी है। सेम, जो गुड्स परचेज्ड हैं परचेजेस वो डेबिट में आएगा 1,40,000। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक। बताओ बच्चों, डिफरेंस डेबिट में आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या आ रहा है? टोटल करेंगे। टोटल जैसा कि हम सभी को पता है बच्चे, आमने सामने करते हैं, डबल लाइन से करते हैं, हमने देखा तो टोटल हमारा क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, इस साइड का टोटल 220। इधर का भी टोटल होना चाहिए 220, बट है 175। तो 220 माइनस 175, 45,000 बच्चे यहाँ बच रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट।
क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट है तो बोलो, सबका बन गया? कोई डाउट है बच्चों, बोलो। कहाँ गए मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे? तो कोई आवाज ही नहीं, बताता ही नहीं यार, बोलता ही नहीं, हुआ नहीं हुआ। हो गया तो बताओ बच्चे, मैं आगे कराऊंगा। हाँ तो बताओ ना बच्चे, फिर मैं आगे कराऊंगा। भूमि है क्लास में? भूमि आपको समझ आ रहा है मैडम? भूमि का एग्जाम था अभी, शायद है यार, दो एक आध दिन में। हम्म, ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा मैंने अभी समझाया ही नहीं, वो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी समझाऊंगा। अभी जो, हाँ, जो हमने समझा है ना उससे रिलेटेड कर रहे हैं अभी, इसमें फॉर्मूले वाले भी हैं, वो भी छुड़ाऊंगा। पहले जो हमने समझा है वो कर रहे हैं। देखो जी, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। देखो, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सिर्फ अभी ट्रेडिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके फुल फ्लेज क्वेश्चंस और बड़ी सारी चीजें शुरू करेंगे, वो देखेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है, बोलो। डेबिट साइड, गुड। परचेजेस आती है, यस, डेबिट साइड। अब चेक करो क्या क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है जी। तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होगी। सेल्स रिटर्न है, ये रही सेल्स। सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों क्रेडिट साइड आएंगी। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आएगा। कैरेज इनवर्ड है, डेबिट साइड आएगा। अगर ये कैरेज आउटवर्ड होता तो इसको हम छोड़ देते। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है जी। तो बनाएंगे बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन में भी लिखा है ऑल्सो पास दी जर्नल एंट्रीज। अभी हमने जर्नल की बात नहीं की है, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। बच्चों क्वेश्चन में डेट नहीं गिवन है तो हम नहीं डालेंगे, बट ये जरूर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, जल्दी से करेंगे जरा। थर्ड क्वेश्चन करेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स। देखो डेट नहीं गिवन थी तो कोई बात नहीं, बट हमने फॉर द ईयर एंडेड वर्ड तो लिखना ही है। मैंने स्पेस, आपको एक वर्ड एक लाइन में ही लिखना है, मतलब एक लाइन में ट्रेडिंग अकाउंट, फिर नेक्स्ट लाइन में फॉर द ईयर एंडेड। वो स्पेस कम छोटी थी मेरे पास, बट आपने एग्जाम में ऐसा कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से करना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, चलिए जी करते हैं। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में बेटा सभी स्टूडेंट्स करेंगे। 23,000 टू परचेजेस 29,000 माइनस परचेज रिटर्न है जी। क्वेश्चन में परचेज रिटर्न 2,400 माइनस होगा। नेट अमाउंट इसमें बाहर हम पोस्ट कर देंगे 26,600। देन सेल्स और सेल्स रिटर्न है, सेल्स 25,400 माइनस सेल्स रिटर्न 24,900। क्लोजिंग स्टॉक 47,700। कैरेज इनवर्ड 100। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन छोड़ देंगे। बच्चों हम एक और काम कर सकते हैं, जैसे परचेज रिटर्न को हमने इधर सब्ट्रैक्ट किया ना, इधर माइनस करने की जगह उसको हम क्रेडिट साइड भी लिख सकते हैं। सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड है, इसको क्रेडिट साइड लिखने की जगह आप डेबिट भी कर सकते हो, और यहाँ पे सेल्स की फुल अमाउंट आप शो कर सकते हैं। चेक करो बच्चों जी, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है 72,600।
इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 22,900 बच्चों डेबिट में बच रहा है, ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, देखो बच्चों कोई डाउट है तो पूछो। हो गया बच्चों तो बता देना मुझे, फिर मैं नेक्स्ट आगे कराना शुरू करूंगा। जब बच्चों हो जाए तो मुझे बता देना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ये भी मैं इसको बाद में कराऊंगा। इस तरह के क्वेश्चंस में अभी मैं नहीं करा रहा आपको, हम सीखेंगे अभी बाद में। फिफ्थ पे आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपका होमवर्क है। मुझे बताएं इसमें ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, बिल्कुल ठीक, कैरेज ऑन परचेज, डेबिट, कैरेज ऑन सेल्स नहीं आएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक, नहीं आएगा। ऑफिस रेंट नहीं आएगा क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा आता है। सेल्स आएगा जी क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चे, ये होमवर्क है। हाँ वेरी गुड, इतना होमवर्क आप जरूर जरूर करके रखेंगे बच्चे, जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सो दैट नेक्स्ट क्लास में इजीली हम और आगे क्वेश्चंस कर पाए। सिक्स्थ क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 19 का मतलब बच्चे 1 अप्रैल का मतलब साल के शुरू का। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड। ये रिटर्न आउटवर्ड किसका नाम है? परचेज रिटर्न। ये कैरेज नहीं है बच्चे, रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का नाम होता है, तो परचेजेस में से माइनस होगा। वेजेस एंड सैलरी डेबिट साइड, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न का नाम होता है, तो सेल्स में से माइनस होगा। स्टॉक ऑन 31 मार्च 20 क्लोजिंग स्टॉक, ये आएगा क्रेडिट साइड। बट नीचे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है जी, मार्क करेंगे। नेट रियलाइजेबल मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 20 क्लोजिंग स्टॉक की है 1,20,000। बच्चों याद करेंगे, अब देखो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 130, यहाँ पे इसने वैल्यू दे दी 120, तो हम 120 यूज करेंगे, 130 का कोई काम नहीं है। याद करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है अपने फर्स्ट टर्म में, कौन सा हमारा इसमें प्रिंसिपल लगता था? प्रूडेंस। याद करो, प्रूडेंस क्या कहता था? क्लोजिंग स्टॉक is always valued at cost price or market price, whichever is lower। याद है बच्चों जी? अब दोनों में लोअर कौन सा है? 120 इस क्वेश्चन में, तो अब 120 यूज करेंगे, 130 का कुछ नहीं करना। बच्चों बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर? फिर 7 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी 8 क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बस आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन ट्रायल बैलेंस ऑफ द 4 भी बच्चे बाद में करेंगे, फॉर्मूले वाला कराऊंगा, संतुष्टि ये सारे कराऊंगा। अभी हमने सीधे सीधे से एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन कर लिए,
जिसमें कुछ फॉर्मूला या कुछ सेपरेट इन्फॉर्मेशन है, वो सब हम करेंगे बाद में। ठीक है? 8th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में फिगर्स हैं जी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। बच्चों, ओपनिंग स्टॉक 2 गिवन है, रॉ मटेरियल